नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएसटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीटी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद में जो अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका लिए सराहा गया था। तो ये हरियाणवी कलाकार है, अनुराग कश्यप की फिल्म थी गैंग ऑफ वासेपुर, तो इसमें शहीद खान की भूमिका के लिए इनको सराहा गया था। तो इनका नाम यशपाल शर्मा, यशटों, ओमपुरी या जयदीप अहलावत था। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन डी वाला है। तो ये थे जयदीप अहलावत। तो अनुराग कश्यप की फिल्म थी ये गैंग ऑफ वासेपुर, तो इसमें शहीद खान की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और इनका जो संबंध है ये रोहतक से माना गया है। कहाँ के थे ये? रोहतक जिले के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सेठ छज्जूराम से। सेठ छज्जूराम वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे? 1920 में, 27 में, 35 में या फिर 1937 में? तो ये जो सेठ छज्जूराम किस वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? और वर्ष 1927 में। तो कौन सी डेट है? वर्ष 1927 की। और ये जो छज्जूराम जो है इनका जो जन्म है ये 1865 में हुआ था। वर्ष 1865 में भिवानी जिला का जो अलगपुरा जो गांव है तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार भीम पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, महाराजा प्रताप पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार है? और पुरस्कार की बात करें तो ये भीम पुरस्कार है। तो भीम पुरस्कार जो हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की जो राशि है ये इसमें दी जाती है, और प्रतिमाह 5,000 रुपये, प्रतिमाह 5,000 रुपये जो है ये भी इसमें दिए जाते हैं। और ये जो भीम पुरस्कार जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय था पानीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र या गुड़गांव में। तो 1966 में हरियाणा के बनने के समय में हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय तो कहाँ पर था? ये कुरुक्षेत्र में था। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। और 2002 में इसका नाम बदलकर एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। उसने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। तो ये सुचेता कृपलानी, श्री राम शर्मा, राम सिंह जाखड़ या कोई भी नहीं थे। तो इनका क्या नाम था? और इनका नाम था पंडित श्री राम शर्मा। तो हरियाणा तिलक समाचार पत्र श्री राम शर्मा जैन के द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 1923 में प्रकाशित किया गया था। और श्री राम शर्मा जो है इनका संबंध झज्जर जिले से है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन पंडित श्री राम शर्मा ने किया था 1923 में। इसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला इनमें कौन सा है? भिवानी है, पंचकुला, गुड़गांव या फिर फरीदाबाद? हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये गुड़गांव है। तो 2011 की जो ये जनगणना थी, क्योंकि यही चल रही है अब तक, तो 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर थी 75.60%, जिसमें जो पुरुष थे 84.1%, और जो महिलाएं हैं ये थी 65.9%। और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर
गुड़गांव जिले की थी 84.7%, और सबसे कम मेवात की थी 54.08%। तो पढ़े लिखे कम होते हैं जहाँ पर ये जनसंख्या ज़्यादा होती है। मेवात मुँह वाला जो है जनसंख्या ज़्यादा होगी, पढ़े लिखे कम होंगे। जहाँ पर ये जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अपने आप ही जो है पढ़े लिखे कम होते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का इतिहास लिखा था राम सिंह जाखड़, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा या बनारसी दास ने। तो हरियाणा का इतिहास और पंडित श्री राम शर्मा ने। तो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा तिलक, ये जो है पंडित श्री राम शर्मा जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो जर्जर से इनका संबंध है। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा तिलक, ये सारे पंडित श्री राम शर्मा की हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के हिसार जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कदम सिंह ने, बहादुर शाह ने, मोहम्मद आजम ने या वाजिद अली ने। तो हरियाणा के हिसार जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो किन के द्वारा ये किया गया था? और ये किया गया था मोहम्मद आजम के द्वारा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी अम्बाला से। अम्बाला से हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857। तो अम्बाला से शुरुआत ये हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर गुड़गांव में है? तो राष्ट्रीय जीव एवं अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। और इसकी भी जो स्थापना जो है वर्ष 1985 इसमें की गई थी। और सर्वप्रथम इसकी स्थापना, सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर को, 21 सितंबर और 1984 और बेंगलुरु जो है वहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है माटी का मोल, ये लिखी गई है पंडित जसराज, जय नारायण कौशिक, सैयद कासिम या पारुल गुलाटी के द्वारा। तो माटी का मोल किनके द्वारा लिखी गई है? जय नारायण कौशिक इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो भ्रम सरोवर झील है, हिसार, भिवानी, मेवात या कुरुक्षेत्र, कहाँ पर है ये? तो ये कुरुक्षेत्र में है। और राजा कुरु जो है इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। और अल-बरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, तो इसमें भ्रम सरोवर के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। और भ्रम सरोवर जो है इसको अबुल फजल ने लघु महासागर कहा था। नेक्स्ट है KMP, इसका विस्तारित रूप क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कुंडली मानेसर और पर्वत, कुंडली मानेसर पर्वत, ये वाला है। और लंबाई कितनी है इसकी? 135.65 किलोमीटर की। और इसका नाम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पानीपत, जींद, सिरसा या फतेहाबाद। तो पश्चिमी जिला है। अब पश्चिमी जिला कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी, अर्थात जो सिरसा है। तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा। और हरियाणा का पूर्वी जिला यमुनानगर या जाएगा, दक्षिणी जिला नूंह और उत्तरी जिला पंचकुला। अब आप ये जो मैप है इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे दिशाएं हैं जब हम रीजनिंग करते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है यहाँ पर? तो पश्चिम में यही है सिरसा। और यह है पूर्व। अब पूर्व की साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पूर्व में कौन कौन से आएंगे? तो पूर्वी जिला में इधर यमुनानगर आ जाएगा। और
दक्षिण में ये है दक्षिण, दक्षिण में जान्नू आ जाएगा। और उत्तर में कौन सा है, यह आ जाएगा पंचकुला। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट में हरियाणा का भिवानी जिला, ये बना था 1966, 73, 72 या 1979 में। तो हरियाणा का भिवानी जिला जो है ये कब बना था, तो भिवानी जो है ये बना था 1972 में। तो वर्ष 1972 में ये बना था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत जिला जो है इसका गठन हुआ था, भिवानी और सोनीपत जिले का। और भिवानी से किन किन की सीमाएं लगती है वो भी आप कहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में। तो हिसार की भी सीमा लगती है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहतक की भी हो जाएगी, चरखी दादरी इसकी भी हो जाती है। कुछ हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं रेवाड़ी का भी है, और इधर राजस्थान है ये। तो इनकी सीमाएं यहाँ पर ये भिवानी से लगी हुई है। नेक्स्ट में है हमारा यहाँ पर मस्जिद बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनाई गई थी। तो ये काबुली शाह, अंजुमन जमा, तलकी मस्जिद या लाल मस्जिद, कौन सी थी? तो इनमें कौन सी मस्जिद थी जो बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद जो बनाई गई थी? तो कौन से वाली थी? वो ये थी काबुली शाह, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दी गई है। और इसका जो निर्माण जो है ये 1527 में हुआ था, 1527 में पानीपत में करवाया गया था। तो इसका निर्माण बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद करवाया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसके जीतने के बाद कराया गया था। और काले पत्थर जो से ये बनी हुई है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान। HAU हिसार, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, NIT कुरुक्षेत्र या कोई भी नहीं है। तो भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान कौन सा है? तो ये माना गया है HAU हिसार को। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी को, 2 फरवरी और 1970 में, 2 फरवरी 1970 में। नेक्स्ट है निम्न में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे जो उप प्रधानमंत्री थे इनके रूप में काम किया है? तो छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी छोटराम। तो ये भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में थे। इनमें कौन है? तो ये ऑप्शन ए वाले था, चौधरी देवीलाल। तो यहाँ पर जो आप इनके जो ये उप प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, उनकी सूची आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल थे, और 1875 से 1950 तक। 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, सरकार उस समय नेहरू की थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद फिर ये थे यहाँ पर मोरारजी देसाई, 13 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक थे। 2 साल 128 दिन तक इनका कार्यकाल था, वित्त मंत्री थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। इसके बाद तीसरा नंबर था यहाँ पर चौधरी चरण सिंह का, 24 जनवरी 1979 से लेकर 16 जुलाई 1979 तक था, 173 दिन का वित्त मंत्री थे, जनता पार्टी से थे। और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसी में ही ये जगजीवन राम थे, 24 जनवरी 1979 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक थे, 185 दिन का था इनका कार्यकाल, रक्षा मंत्री थे इस जनता पार्टी में ही, मोरारजी देसाई थे उस समय प्रधानमंत्री। फिर 5वां नंबर जो इसमें था यशवंत राव चौहान का, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1979 तक, 170 दिन का कार्यकाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद फिर ये
छठा नंबर जो है यहाँ पर चौधरी जो देवीलाल है इनका था। 2 दिसंबर 1979 से लेकर 1 अगस्त 1990 तक 242 दिन तक इनका कार्यकाल था। कृषि मंत्री थे, जनता दल की पार्टी थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे। छठा नंबर ये यहाँ पर ये इन्हीं का ही था, पद उपयोग में नहीं था ये। 1 अगस्त 1990 से लेकर 9 नवंबर 1990 तक। तो इसमें देवीलाल ही थे। 10 नवंबर 1990 से 19 जून 1991 तक 223 दिन तक रहे थे। फिर ये कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री उस समय रहे थे। समाजवादी जनता पार्टी से थे। चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री थे। 7वें नंबर पे थे लाल कृष्ण आडवाणी, 28 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। गृह मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री और 2000 में थे। फिर ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री थे 2003-04 में। और 1 साल 329 दिन का इनका जो कार्यकाल था। भारतीय जनता पार्टी से थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो समय प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद का तो कोई यहाँ पर वो प्रधानमंत्री में नहीं है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो छठा नंबर जो है यहाँ पर ये चौधरी जो देवीलाल है, तो इनका 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। देख सकते हैं आप, 2 दिसंबर 1979 में भी था, फिर 10 नवंबर 1990 में भी। तो 2 बार ये रहे हैं। और देवीलाल जो इनको किसानों का मसीहा, किंग मेकर, शेरे हरियाणा, ताऊ, तो इन उपनामों से भी इनको जाना जाता है। तो चौधरी देवीलाल इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी? तो करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की गई थी? इजराइल, जापान, फ्रांस या यूएसए के साथ हरियाणा सरकार ने बागवानी परियोजना के लिए। तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया था जो इजराइल है, तो इनके साथ भागीदारी की थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का ये कारण बनती है? तो यहाँ पर ये क्या है? जनरल, क्योंकि आपके अगर सीटी की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपके जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन बी को लिया गया था, जो जॉन्डिस ये होती है। और ये पीलापन रक्त में बिलीरुबिन के उच्च स्तर के कारण होती है। बिलीरुबिन जो एक ये पीला वर्णक है जो लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य टूटने के दौरान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? रासबिहारी बोस, हेमू कालानी, बादल गुप्ता या सूर्य सेन? तो ये कौन थे? तो किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो ये सूर्य सेन थे, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। और इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो इसकी स्थापना की थी और चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल और 1930 को चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा में? गोविंद जी नर्तनालय कहाँ पर है ये? तो ये मणिपुर में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सांस्कृतिक संस्था है ये गोविंद जी नर्तनालय, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य और अन्य पारंपरिक कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? मड़ई महोत्सव, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा या सौराठ सभा? तो कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो ये छठ पूजा है। नेक्स्ट आ जाता है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो रुद्रदामन के शिलालेखों में शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख प्रयाग, गिरनार, चिरांद या मेहरौली? तो कौन सा है? गिरनार वाला, ऑप्शन बी वाला। तो ये जो पश्चिमी जो क्षत्रप थे शक, इनके शासक
रुद्रदामन प्रथम ने 150 ईस्वी में गिरनार शिलालेख जो है जारी किया था। और ये उसमें है गुजरात में, गुजरात में है गिरनार पर्वत पर। नेक्स्ट है 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी, वारंगल, मदुरा या द्वार समुद्र में? 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था देवगिरी में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। आधुनिक जो दौलताबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है टेरेसरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या है? टेरेसरी ब्यूटाइल एल्कोहल तो क्या चीज है? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए मेथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आ जाता है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, प्रत्यक्ष, प्रतिलोम या समान अनुपातिक। तो ब्याज दर और मुद्रा के मांग के बीच का संबंध क्या होता है? तो ये माना गया है प्रतिलोम को। ब्याज दर और मुद्रा के मांग में प्रतिलोम संबंध होता है, जिसका मतलब है ब्याज दरों में वृद्धि होने पर मुद्रा मांग कम हो जाती है और ब्याज दरों में कमी होने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी? अपघटन की, विस्थापन की, संयोजन की या दोहरा विस्थापन की? तो जब जल में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होगी कौन से वाली? अपघटन की। तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिस के रूप में जाना जाता है, जो जल कोश के घटक गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। नेक्स्ट है किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत रचयिता जोड़ी को 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सचिन जिगर, सलीम सुलेमान, जतिन ललित या आनंद मिलिंद है। तो कौन थे ये? आनंद मिलिंद, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार थी, इनके द्वारा सम्मानित राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 1984 में की गई थी। और उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में नौशाद और साथ ही कुमार सानू, उत्तम सिंह और के.एस. चित्रा, इनको पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दिखाया जा सकता है? वाहन, मनुष्य, पारिस्थितिकी तंत्र या वनस्पति को? तो किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दिखाया जा सकता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके बाद है भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पंजाब? तो किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांके का उपयोग किया जाता है? तो ये राजस्थान में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, महिला प्रीमियर लीग का। तो ये भारत में महिलाओं की 2020 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग थी, जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पास है। और ये जो WPL जो है 2023 मुंबई इंडियंस उपविजेता रहा था इसमें, और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली, जो इसमें ये उपविजेता थे। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये 2024 की अगर हम बात करें, तो अगर पहले देखें हम 2023 वाली, तो ये मुंबई इंडियंस और ये जो दिल्ली जॉइन के बीच में हुई थी ये। तो ये मुंबई जो इंडियंस थे और दिल्ली कैपिटल्स, इनके बीच में हुआ था। तो मुंबई इंडियंस जो थे, इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराया था इसमें, 2023 वाले की बात करें तो। और ये मुंबई में हुआ था, ब्रेबॉर्न जो स्टेडियम है वहाँ पर। और
2024 की अगर हम बात करें तो ये रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था। तो रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलुरु है इन्होंने ये जीता था। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? अब यहाँ पर एक बात सही नहीं है, कौन से वाली? ये वाली, कि न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित दिशा निर्देश हैं जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और सरकार की ऐसी नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं जो सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करती हो। हालांकि यह सिद्धांत गैर न्यायसंगत है, जिसका मतलब है कि उन्हें कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार अदालत में लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, गर्मियों के महीने में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी किस अक्षांश पर बहती है? तो कौन से अक्षांश पर बहती है ये? तो ये है 14 डिग्री एन पर। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सबसे अधिक है? तो ये महिला कार्यबल भागीदारी दर सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश की है। तो किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो 2021 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर नागालैंड? तो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में है ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1782, 81, 83 या 74 में? अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा खोला गया था और ये खोला गया था 1781 में। ऑप्शन जो यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? तो अनुच्छेद 261, 47, 123 या 257 है। तो कौन सा है यहाँ पर अनुच्छेद? और यह अनुच्छेद है 257। इसके बाद इनमें से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है, वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है, सभी उद्देश्य के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक नई रणनीति है या केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है? तो हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। कौन सा करता है? ये वाला। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में गीत गाए हैं? किशोर कुमार, देवव्रत विश्वास, हेमंत मुखर्जी या मन्ना डे? 1952 में फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की गई थी के लिए अपनी आवाज़ दी थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए हैं। तो इनका नाम क्या है? मन्ना डे, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। और इन्हें 2005 में 1971 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर और उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में? तो किस भाग में गर्म हवा जिसे लू कह देते हैं तो ये चलती है? तो कहाँ पर चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन बी में है।
अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल ने। और ये जो नीति जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, अर्थात तमिलनाडु से। तो ये जो नीति है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? 27 सितंबर 2021, 30 नवंबर 2021, 29 मार्च 2021 या 28 अप्रैल 2021 को। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है था 30 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है, और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिमस जो है वो आपने यहाँ पर इसमें बतलानी है। तो जिसमें यहाँ पर टिमिड जो दिया गया है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो ये मीक है, नॉक्सियस है, स्पोकी है या डेयरिंग है। तो ये क्या होता है? अब इसमें जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो डेयरिंग जो यहाँ पर होता है इसका मतलब है साहसी। तो क्या मतलब है इसका? साहसी। और ये जो टिमिड जो है इसका मतलब होता है कायर। कायर साहसी, क्योंकि विलोम विपरीतार्थक उल्टा हमने इसका बनाना था। और ये मीक जो है इसका मतलब होता है विनम्र। विनम्र जो है इसका मतलब होता है। नॉक्सियस जो है ये चिंतित जो होते हैं उसको कह देते हैं, चिंतित को। और स्पोकी जो है ये साहसी जो है, ये भी वही है, बात है साहसी। तो यहाँ पर जो है टिमिड का मतलब डेयरिंग जो है इससे लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। तो ये जो मुहावरे लोकोक्तियाँ जो होती है उसका है ये। तो ऑन दी बेल का मतलब क्या है? अब ऑन दी बेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर अनवेयर ऑफ एनी चेंज ऑफ डेवलपमेंट एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट्स बट स्लो टू रिएक्ट टू देम से अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, या अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट्स बट डूइंग नथिंग से। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो ऑन दी बेल, ऑन दी बेल जो है इसका मतलब लिया गया है ऑप्शन सी से, अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम से, मतलब त्वरित प्रक्रिया देना। नेक्स्ट है, select the most appropriate option to submit the underlined segment in the given sentence. I have been living in Hyderabad since I am born. तो यहाँ पर अब आपने बताना है सही कौन सा है इसमें। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. Since I am born, तो कौन सा है यहाँ पर इसका? ये वाला। Since I was, क्या आएगा? Since I was born। तो since का प्रयोग पास्ट में उस समय को इंगित करने के लिए किया जाता है जब कुछ शुरू हुआ था, इसलिए since से शुरू होने वाले क्लॉज में पास्ट टेंस जो उसका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है since I was born ये आएगा, क्योंकि मैं उस समय जन्म हुआ था। I was been living in Hyderabad since I am born, मतलब जब जन्म हुआ था तब से हैदराबाद में ही रह रहे थे। तो इसको यहाँ पर सी आंसर रहेगा। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। तो उसको क्या कहा जाता है? जो फूल मतलब बेचता है। तो हॉर्टिकलरिस्ट, गार्डनर, बोटनिस्ट या फ्लोरिस्ट, क्या कहा जाएगा उसको? और उसको क्या कहेंगे? फ्लोरिस्ट। जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, फूल बेचने वाला, पुष्प विक्रेता। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, मतलब जो फूल लेता है और बेचता है, फ्लोरिस्ट उसको कहा जाएगा। क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर जो है ये उद्यान से संबंधित है,
और ये बॉटनी जो है ये उसमें आ जाता है वनस्पति विज्ञान में। और गार्डनर जो है माली को कह देते हैं। तो फूल लेने देने का काम जो है ये खरीदना और बेचने का काम फ्लोरिस्ट का होगा। इसके बाद द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू आवर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। After the concern was over, they go to a restaurant, had dinner together and talk until midnight. गलती है अब इसमें एक में, कौन से वाले में है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में है, दे गो टू ए रेस्टोरेंट, ये वाला दे गो टू ए रेस्टोरेंट। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एरर है क्योंकि इसमें वर्ब जाओ प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, बल्कि पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसमें होनी चाहिए थी। तो इसलिए दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट, इसमें गलती है। तो क्या होना चाहिए, दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट, मतलब सेकंड फॉर्म ये होनी चाहिए थी, को की जगह वेंट, सेकंड वाली। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर भी सेम वही है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल who spend their time together and do not welcome other people into that group। तो उसे क्या कहा जाएगा, और उसको क्या कहा जाएगा, क्ल्यू से को कहा जाएगा। ये क्या देते हैं, गिरोह को, गिरोह। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group, गिरोह से कहा जाएगा। क्योंकि स्क्वायर जो है ये दल को कह देते हैं, दल जो होता है जैसे सेना का दल है, ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सन, दल। एम्प्लॉय ये कर्मचारी को कह देते हैं, समन हु इज पेड टू वर्क फॉर समन। लॉबी ये जो है सभा कक्ष जो होता है उसको कह देते हैं लॉबी। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू प्रेशर द गवर्नमेंट और एन ऑफिशियल ग्रुप टू डू समथिंग। तो जहाँ इकट्ठे बैठेंगे दूसरे का स्वागत नहीं करेंगे तो गिरोह उसको कहा जाता है, जैसे चोरों का गिरोह हो गया। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए वर्ड विद ए स्पेलिंग एरर। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय selecting the correct spelling of the identify word from the given option. He has to be conscious of his public manners as he is the son of a reputed family in this region। तो सही स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पर, इसमें ये वाली है, क्योंकि ये जो आया है यहाँ पर DESCENDANT, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, DECENDANT जो है ये दिया गया है, इसकी जगह पर DESCENDANT होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। समानार्थक जो है बताने हैं। द मोरबी ब्रिज मिसअप हैज लेफ्ट गुजरात इन ए डेवलपेबल स्टेट। तो ये जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके जैसे ही दूसरा शब्द बताना है समानार्थक। अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, डिस्प्रेसेबल कहा गया है, मतलब घृणित को, क्योंकि डेवलपेबल हो गया जो निंदनीय है। जुब्लिकेशन उल्लास जो उसको कह देते हैं खुशी, ए फीलिंग ऑफ ए ग्रेट हैप्पीनेस। और कंप्लेन शिकायत करने को कह देते हैं। तो इसमें जो है इसी को माना गया है यहाँ पर। तो ये डेप्लोरेबल मतलब ये वही है, निंदनीय कह देते हैं जिसको, और ये डिस्प्रेसेबल मतलब ये घृणित है, तो ये दोनों सेम है। इससे बाद आ जाता है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर भी ये समानार्थक ही बताना है इसका। ट्रेम्बलिंग का मतलब, ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है को लिया गया है। शेवरिंग मतलब कांपना, इसका मतलब क्या है, कांपना।
तो इसका अर्थ है कांपना। और ये ट्रिम्बलिंग जो है इसका मतलब भी कांपना ही है, डर से कांप रहे थे, ट्रिम्बलिंग कांपना, तो शिवरिंग मतलब ये भी कांपना ही है। इंट्रेपिड जो है ये साहसी को कह देते हैं, साहसी को। और तो ये जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। रनिंग दौड़ना हो गया, वीपिंग रोना हो गया, तो ये कांपना है। नेक्स्ट है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज दी सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल एंड पैराग्राफ। मतलब जो यहाँ पर ये जो लाइनें जो आगे पीछे हैं इनको सही तरीके से हमने बताना है। अब जब इसे हम यहाँ पर बनाएंगे तो ऑप्शन सी वाला बनेगा इसका, तो DABC। तो इस प्रकार से लाइनें यहाँ पर इसमें बनेंगी। तो सबसे पहले D आएगा, फिर ABC। तो देर आर मोर इलिटरेट पीपल इन इंडिया टूडे देन एवर बिफोर, बट देर आर आल्सो मोर इलिटरेट देन एवर बिफोर। फिर आ जाएगा ये वाली, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टूडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। फिर बी वाले आ जाएगा, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। फिर सी वाला आ जाएगी, इंडीड इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल दैट कंटिन्यू मास इलिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द केस ऑफ द हाई बर्थ रेट। तो इस प्रकार से इनका ये होगा। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो यहाँ पर भी समानार्थक ही बताना है। ही ट्राई टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें, अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा इसका डी वाला, मतलब रिलीव। रिलीव क्या होता है, कार्यमुक्त करना। और ये एलिवेट, एलिवेट का मतलब है हल्का करना, एलिवेट का मतलब है हल्का करना। तो इसका समानार्थक बताना था, तो ये होगा रिलीव। तो यही वही मतलब कार्यमुक्त करना, हल्का करना। क्योंकि स्वेल जो है, स्वेल का मतलब होता है बढ़ाना, ऐड जोड़ने को कह देते हैं, इंटेंसिफाई जो उसको कह देते हैं अधिक मजबूत बनाने को। तो ये कार्यभार मुक्त करना, बोझ कम करना, तो ये इसका बनेगा। इसके बाद है द फ्लोइंग सेगमेंट हैज बीन स्प्लिट इनटू और सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर भी एक में क्या है, गलती है इसमें। अब कौन से वाले में गलती है यहाँ पर, तो इसमें देखें तो ऑप्शन जो सी है, विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, तो इसी में गलती है। जिन्हें भी कहा जाता है मतलब ये देखिए तो इसमें क्योंकि ये विल रिप्लेस है, यहाँ पर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, तो ये वाला आने का इसमें, विल रिप्लेस ट्रेडिशनल। तो इसमें जो है यहाँ पर ये इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जो मॉडल जो होते हैं इनके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो रिप्लेस जो यहाँ पर आएगा इसमें, ये नहीं आएगा। तो विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, ये वाला इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो ये जो है इसका समानार्थक जो इसके जैसे बताना है, सिमिलर होना चाहिए इसके जैसा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी को माना गया है, एम्बिजियस जहाँ हो जाएगा, इसका मतलब होता है अनेक अर्थक। क्योंकि ये जो इक्विवोकल जो है इसका मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्धार्थक। तो एम्बिजियस मतलब अनेकार्थक, क्योंकि क्लियर स्पष्ट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हो गया, बैलेंस करना मतलब संतुलित करना हो गया। तो इसका जो है ऑप्शन बी ये माना गया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है। शी वाज एलिटेड अबाउट देयर प्रमोशन बट हर कॉलेज फेल्ट क्विट डिसहार्टेड। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, और इज रिलेटेड जो है इसका मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न। शी वाज रिलेटेड अबाउट हर प्रमोशन, तो इसका विपरीतार्थक है यहाँ पर कौन सा, ये वाला।
डिस्कवर, इसका मतलब है हतोत्साहित होना, ये खुश होना, ये हतोत्साहित होना। क्योंकि चेयरफुल ये भी प्रसन्नचित्त को ही कह देते हैं, प्राउड ये गर्व को कह देते हैं, और डिलाइटेड ये प्रसन्न को ही कह देते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर ये वाला बनेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला ही बनेगा। तो यहाँ से शुरू हो जाएगी, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेज। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? ऑन द फेंस, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, कट इन कॉन्स या अप इन आर्म्स। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला ऑन द फेंस जो यहाँ पर रहेगा, मतलब होता है इसका कुछ निर्णय न ले पाना, नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग। आई एम ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेज। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें एक सही है, कौन से वाला है सही? ये वाला इंटरप्रेंशिप, ये वाला सही है इसमें। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू। तो क्या आएगा यहाँ पर इसका? तो बाय होम है तो हु से शुरू होते हैं, ये हु को बाय हु में चेंज होता है, तो हु टॉट यू ग्रामर। तो ग्रामर कौन सा रहा है? तो ये इसका बनेगा। तो एक्टिव पैसिव में तो होम का बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू, या ये वाला आ जाए हु टॉट यू ग्रामर, तो इसका चेंज होगा बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू। तो ऐसे जो है चेंज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वाक्यांश के लिए शब्द, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रो। तो जहाँ पर फल, ये फ्रूट और इनके जो पेड़ हैं ये उगते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्चार्ड, क्यारी, गार्डन या म्यूजियम। अब क्या कहा जाएगा जहाँ पर फलों के पेड़ उगेंगे, फल फ्रूट ये उगते हैं, तो इसको कहा जाएगा ऑर्चार्ड, मतलब ये फल उद्यान, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रो। तो ऑर्चार्ड होता है फल उद्यान, क्योंकि गार्डन बगीचे को कह देते हैं, और क्वे जो है ये घाट जो होता है, घाट ये उसको कह देते हैं, और म्यूजियम जहाँ पर पुरानी वस्तु इकट्ठी करते हैं उसको कह देते हैं म्यूजियम, संग्रहालय। तो यही इसका सही आंसर रहेगा ऑर्चार्ड, फल उद्यान। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पर, उसे क्या कहा जाएगा? ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑटोक्रेसी, मोनार्ची, ब्यूरोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाएगा ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, क्योंकि ऑटोक्रेसी जाइए उसको कहा जाएगा निरंकुशता को, निरंकुश जो होते हैं, और मोनार्चरी ये जो है राजतंत्र को कह देते हैं, प्लूटोक्रेसी है धनिक तंत्र को कह देते हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स को ब्यूरोक्रेसी कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है इसमें त्रिभुज बतानी है, त्रिभुजों की जो संख्या है यहाँ पर ये इनमें कितनी है। तो इसमें देखें तो ये भी त्रिभुज है, ये वाली भी त्रिभुज है,
ये भी त्रिभुज है, और एक ये वाली जो है यहाँ पर ये भी त्रिभुज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कितनी है, 4 त्रिभुज यहाँ पर ये इसमें आई है। तो कितनी है, 4 त्रिभुज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में यदि जमा और माइनस को आपस में बदल दें, गुण और माइनस को भी आपस में बदल दे, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है वो हमने यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 16। तो 16 जो है यहाँ पर इसमें आएगा जब हम इसके चिन्ह आपस में बदल देंगे, क्योंकि 4 गुणा में 6 माइनस 91 भाग में 7 जमा में 5, ये होगा भाग गुणा जमा माइनस, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर, 4 गुणा में 6 और माइनस में 13 और प्लस में 5, 13 सत्ते 91 भाग हो गई। उसके बाद गुणा आ जाएगी, 6 चौके 24 माइनस में 13 जमा में 5। फिर इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, फिर क्या है यहाँ पर जमा जमा वाले को जोड़ लेंगे, 24 और 5 29 हो जाएंगे, 29 और 13 इसमें से कम कर लेंगे, 3 में 2 6 1, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान हो और एक इस प्रकार समूह बनाते हैं, इनमें से वह अक्षर समूह कौन सा है जो इस युग्म से संबंधित नहीं है। तो असंगत अक्षर समूह युग्म असंगत में व्यंजन स्वरों की संख्या एवं की स्थिति पर आधारित नहीं है, मतलब कौन से वाला इसका सही है यहाँ पर। तो सही आपने बताना है। सही को अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी जो है इसको यहाँ पर लिया गया है, PF और OY, तो यही अलग है इसमें। नेक्स्ट है, एक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष हैं, 1 2 3। कथनों को सत्य मानते हुए भले वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करेगा। तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी पंखे ब्राउन हैं। सभी जो पंखे हैं, फैन लगा लेते हम, सभी जो पंखे हैं, या हिंदी में ऐसे लिख लेते हैं ताकि ऐसे पता लग जाए हमें कि सभी जो पंखे हैं, सभी पंखे क्या हैं, ब्राउन हैं। सभी पंखे ब्राउन हैं। कुछ ब्राउन कुर्सियां हैं, कुछ जो ब्राउन हैं वे क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ ब्राउन कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां प्लास्टिक हैं। अब कुछ जो कुर्सियां हैं वो क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक कुछ। निष्कर्ष अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा निकलेगा इसका, कुछ ब्राउन पंखे हैं, कुछ ब्राउन पंखे हैं, कुछ कुर्सियां ब्राउन हैं, कुछ कुर्सियां ब्राउन हैं, कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है। तो देख सकते हैं थोड़ा हिस्सा है, तो इस आधार पर देखें तो इसका पहला और दूसरा यही हमारा सही निकल रहा है, ये वाला। तो कौन सा होगा इसमें, तो कौन से वाला सही निकलेगा इसमें, तो 1 और 2 वाला यही इसमें सही है, क्योंकि कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, ये है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुर्सी जो है प्लास्टिक से भी संबंधित है और ब्राउन से भी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यदि जमा और माइनस को आपस में बदल दे, गुण और माइनस को आपस में बदल दे, तो क्वेश्चन मार्क जो इसके स्थान पर कौन सा आएगा। तो कौन सा आएगा यहाँ पर भी इसमें, तो इसमें भी सेम वैसे ही भाग गुणा जमा माइनस हमने करना है, और इसे भी जब हम हल करेंगे तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है, यदि शब्द सिस्टम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थिति बदल जाएगा। तो इसे अंग्रेजी क्रम में अगर हम रखेंगे तो जैसे ये होता है सिस्टम,
और इसे में हम अल्फ़ाबेट में रखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ई आता है उसमें, फिर एम आता है, एस, उसके बाद एस, टी और वाई, ऐसे आता है। अब इसमें बताना था कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। तो इसमें जो है स्थिति, तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी, तो स्थिति जो इसमें अगर हम देखें तो 5 की बदल जाएगी इसमें, 1 2 और 3 4 5, क्योंकि एस तो वहीं का वहीं है, ये तो वहीं का वहीं है, एस तो ये सेम है, तो 3 ये और 2 ये, इनकी स्थिति बदल जाएगी, तो 5 हो जाएंगे, 3 और 2 5, 5 आंकड़ों की स्थिति बदल जाएगी इसमें, एक वहीं का वहीं रहेगा। इसके बाद दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो इसमें देखना है यहाँ पर इसका कौन सा आएगा यहाँ, तो क्या कुछ क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो 99 जो है, इसमें अगर हम जोड़ते हैं 24, 9 4 13, 9 2 11 12, तो इसमें 24 अगर हम जोड़ें तो 123 हो जाते हैं। और इसमें अगर हम 27 जोड़ें तो 150 हो जाते हैं। और इसमें अगर हम 30 जोड़ें तो 180 हो जाता है। और इसमें अगर हम 33 जोड़ें, 8 3 11, तो इसमें अगर हम 33 जोड़ें तो ये 213 हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 24 और 3 27, 3 30, 3 33, फिर 3 36 होना चाहिए, 36, तो 36 होना चाहिए इसमें। तो 6 3 9, 9 वाला एक ही है इसमें, ये वाला है क्योंकि, और तो 9 इसमें भी है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 3 1 4, तो 3 1 4 इसमें है, यहाँ पर नहीं है, तो यही सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वी टी आर पी, तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसका चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 24 था, 24 और 4 31, 24 और 4 31 और 4 35 और 4 39। तो इसमें से भी जब हम 4 कम करेंगे तो 3 आना चाहिए यहाँ पर। अब 3 सिर्फ इसी में है, तो बिना देखे जो हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि 3 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है। तो 23 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो अन्य जो क्रम है इनका भी आप एक बार मिलान करना चाहते हैं तो मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दोबारा से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें तो कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, कोई भी जो नदी है वो पहाड़ नहीं है, कोई भी नदी योगे पहाड़, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है। कुछ नदियाँ जानवर हैं, कुछ जो नदियाँ हैं ये जानवर हैं, कुछ नदियाँ जानवर हैं। कुछ पक्षी पहाड़ हैं, कुछ पक्षी, ये हो जाएंगे पक्षी, कुछ पक्षी पहाड़ हैं। निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर, कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है, कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है, कोई भी नदी पक्षी नहीं है, कोई भी नदी पक्षी नहीं है। तो इस आधार पर देखें तो इसका कोई सा भी जो है यहाँ पर नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ना तो इनका आपस में संबंध है, नदी का इसके साथ नहीं संबंध है, इसका इसके साथ संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क जो इसके स्थान पर आएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें कौन सी आएगी यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है, ये देख सकते हैं 20 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऊपर है, नीचे है, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर जाए होना चाहिए। अब सभी में ऊपर है। अब यहाँ पर ए, यहाँ पी है, नेक्स्ट में ये यहाँ पर ए पी, फिर ये उल्ट गई है, बी ए हो गया है। और यहाँ पर भी देखें तो ये त्रिभुज थी यहाँ पर, और ये तीर का निशान था, तो यहाँ पर ये इसके विपरीत चला गया है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर है,
यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन सी, ये वाला जो क्रम है इसमें चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सीधे थे ना, तो यहाँ पर ये इसके उलट गई है। तो यहाँ पर जो ये वाला इसका आएगा ये, फिर यहाँ पर त्रिभुज, ये तीर का निशान भी यहाँ पर उल्टा है, सीधा था, और ये भी। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड भाषा में एलईटी लेट इट गो को VCNTAP के रूप में कोडिमंत किया जाता है, और दिस इज इट को MQ VCIH के रूप में कोडिमंत किया गया। तो IT के लिए कोड क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो इट जो है इसका बताना है, लेट इट गो को VCNTAP के रूप में लिखा जाता है, और दिस इज इट को इसके रूप में। तो इनमें सेम हमने देखना होगा, लेट इट गो, और इट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, VCNTAP यहाँ पर भी है, MCVC यहाँ पर भी है, VC इसमें भी है। मतलब जो है इसका कोड जो कौन सा होगा, VC जो है इसका कोड हो जाएगा, ये वाला जो है, क्योंकि इसमें सेम है ये वाला ये वाला, तो यही इसका कोड है। तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के युग्मों में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधि करता है। तो सही इसमें बताना है इजिप्ट मतलब नील, मिस्र नील नदी से संबंधित है। तो इसी प्रकार से इनका किससे संबंध है? तो नील मिस्र की नदी है, इसी प्रकार से इरावती म्यांमार की है, इरावती म्यांमार की है। जैसे नील ये मिस्र की है, ऐसे इरावती म्यांमार की नदी है। तो नदियां हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक निश्चित कोड भाषा में इट्स योर लाइफ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इट्स योर फूड को ऐसे। तो फूड का बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही इनमें कॉमन देख लेना है कौन सा है। तो कॉमन जब हम इसमें देखेंगे तो फूड का कौन सा बनेगा, तो फूड जो है इसका ये वाला बनेगा, BA। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करेगा जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा जहाँ करेगा। अब इसमें भी हम देख लेते हैं एक BANA। यहाँ पर अगर हम देखें ANANAB NANAB, इसमें है ANA। अब हम सभी में कॉमन देखें ANA ANA ANA, और यहाँ पर अगर हम देखें इससे पहले B है, ANA यहाँ पर N है, और ANA यहाँ पर N है। तो कौन सा जाए यहाँ पर बनेगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला इसका बनेगा। तो क्या आएगा, NA BANA, मतलब AB ANA। यहाँ पर क्या आएगा, NAB ANA, उसके बाद NA AB ANA NA BA ANA NA BA, यहाँ पर क्या आएगा NA। तो इस प्रकार का जो कोड यहाँ पर ये इसमें चला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कागज को नीचे देगा चित्र के अनुसार मोड़, और यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो इससे जब हम करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट है, इसको इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर ऐसे, और इसके बाद जाइए बन के आएगा। तो जब हम इसे खोलेंगे तो कैसा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर है सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये कोना अगर देखें तो कोनों पे तो यही होना चाहिए इसमें। तो कौन से वाला इसका बन सकता है यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि
इसको खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा और ये 0 है तो यहाँ पर भी सेम ऐसी आनी चाहिए और ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, और ये कंप्लीट होगा बॉक्स ऐसे, और सेम इसका भी यहाँ पर आएगा फिर ये ऐसे। तो ये वाला फिर इसका यहाँ पर बन के आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।